विपक्षी दल के साथ भेदभाव करता है। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ही या सी यूजुअली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टी। अब इसके बारे में जरा एग्जाम्पल देखें अगला। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ आज तक कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया कि आखिर में जब किसी विधानसभा में एक राज्य का बहुमत न हो तो आखिर मुख्यमंत्री में किसे बनाए। अभी हमारे क्लियर नहीं है। गोवा में आप देखेंगे, गोवा में गठबंधन सरकार के प्रमुख को मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। इसको बंद कर दो, आवाज। गोवा में आप देखेंगे गठबंधन सरकार के प्रमुख को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया। अब देखेंगे कर्नाटका में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को इनवाइट किया गया, येदुरप्पा को। यानी दो राज्य हैं, दो राज्यपाल हैं, दो अलग अलग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। अगर कोलिशन दल के नेता को गोवा में बुलाया गया, सेम स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड इन कर्नाटका टू। तो आखिर में क्यों हो रहा है? और हम तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं दोस्तों। 1:45 पे गोवा में दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। अगले दिन फिर उनका त्यागपत्र आया और फिर समस्या उत्पन्न हुई। जरा दूसरी बात आप देखेंगे, ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा से ऐसा हर पार्टी ने ऐसा काम किया है। लेकिन अभी कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। बिहार में, जैसे बिहार में वेन द राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, तो बिना किसी मौके के राज्यपाल ने तुरंत नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिला दी फिर से। यानी किसी पार्टी से पूछा, ये बात सच है कि नीतीश कुमार वाज एंजॉयिंग द मेजॉरिटी इन द असेंबली, लेकिन फिर भी आप एक मौका तो देंगे, विपक्षी दल से पूछेंगे तो। ऐसा हमारे पहले भी नहीं हुआ है। अब इसका मतलब तो ये है कि फिर वही बात आती है कि राज्यपाल इज वर्किंग लाइक एन एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और एक बात आप याद रखिए, अगर राज्यपाल राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा भेदभाव कर रहा है तो निश्चित रूप में दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सिस्टम। क्योंकि आप ये देखिए, गवर्नर इज नॉन इलेक्टेड, मुख्यमंत्री इलेक्टेड है। और अगर आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की हम आलोचना करेंगे, मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, नो, गवर्नर इज नॉट एट ऑल एनी अथॉरिटी टू क्रिटिसाइज चीफ मिनिस्टर। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए जनता से निर्वाचित है, वो करप्ट है, आप उसे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हु इज अ गवर्नर टू गिव अथॉरिटी टू चीफ मिनिस्टर कि वो करप्ट है, वो शासन ठीक नहीं कर रहा है। 5 साल बाद जनता खुद ही बता देगी, वो IAS ऑफिसर थोड़े है, जिंदगी भर रहेगा। तो दैट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी टू, दैट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट टू, कि वाई गवर्नर शुड एक्ट लाइक एन एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तब देखेंगे पूरी मान्यता संघवाद खिलाफ जाती है। भाई संघ में इसका मतलब है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी का डिवीजन आपने नहीं किया है, ये समस्या अमेरिका में नहीं आ सकती। गवर्नर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। इस वजह से हमारे यहाँ गवर्नर के इस पावर पे मिसयूज बिल्कुल रुकना चाहिए। इसे संघवाद को नुकसान पहुंचाया है। और अगर हमारे यहाँ संघवाद है तो निश्चित तौर पर, अब जैसे केसरी त्रिपाठी ने क्या किया, ही पब्लिकली सेड दैट द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट वेल इन वेस्ट बंगाल। ये गवर्नर के लिए कहना शोभा नहीं देता। ये गवर्नर कौन होता है ऐसा कहेगा? जब वामपंथी सरकार थी तो इसके पहले राजमोहन गांधी ही वॉज गवर्नर, और पब्लिक स्पीच में उन्होंने बोल दिया सिंगूर में हिंसा हुई, इससे बहुत दुख हो रहा है। देन चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य क्लियरली सेड दैट नो, दिस इज नॉट डोमेन ऑफ गवर्नर। और आप याद रखिए, कुछ लोगों को शक्तिमान बनने की आदत हो जाती है। किरण बेदी दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, एंड नाउ इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। और क्या हुआ, रात में स्कूटी पर बैठकर घूमती है, देखने की जनता का हाल कैसा है। वहां का मुख्यमंत्री कौन है? नारायण स्वामी। नारायण स्वामी को, ओ माय गॉड, बेदी मैडम व्हाट यू आर डूइंग। उनका मैं देख रहा हूँ जनता का हालचाल कैसा है। उनका, मैडम दिल्ली में चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गई आपकी, बुरी तरीके से आप हार गई, और आई एम इलेक्टेड। जरा सोच के देखिए दोस्तों, राज्य का मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों से भी पावरफुल होता है। जस्ट बिलीव इन द फेडरल स्कीम। आप याद रखिए, कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के नीचे होता है, मुख्यमंत्री किसी के नीचे नहीं होता। और जरा सोच के देखिए, इफ PM इज द रियल हेड तो PM के बराबर सकते। इसलिए आप देखिए, मनोहर पर्रिकर से पूछा गया, व्हाई यू आर कमिंग बैक टू गोवा। उसने कहा, छोटे राज्य का राजा बनना ज्यादा अच्छा है बजाय बड़े राज्य का मंत्री बनना। तो चीफ मिनिस्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्ट। भाई इलेक्शन का, डेमोक्रेसी में इलेक्शन का महत्व है।
और नॉन इलेक्टेड पर्सन इस तरीके से करेगा और आप किसी संघीय ढांचे को इस तरह क्षतिग्रस्त करेंगे, ये तो आप देखिए, ये तो बात जस्टिफाइड नहीं है, कोई भी पार्टी करे। और हमें तो लेटेस्ट एग्जाम्पल दे दिया, पुराने एग्जाम्पल तो पूरे भरे पड़े हैं, उसका देने का मतलब नहीं है। सब सब पार्टी ने मिस यूज किया है, दैट इज वी आर नॉट पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पार्टी, और हमें वो करना भी नहीं है, क्योंकि हमें तो संविधान के मूल्यों की बात करनी है, हमें तो संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण की बात करनी है, हमें सिद्धांतों की बात करनी है। ये ऑब्जेक्शनेबल है तो क्या लिखा आपने? इस संबंध में भी सरकारीय आयोग ने स्पष्ट प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है। Even Sarkariya Commission has also pointed out the specific steps which should be taken by the governor in case of hung assembly. इस संबंध में सरकारी आयोग ने निश्चित अनुशंसाएं की हैं जो निम्नलिखित है। सरकारी आयोग ने निश्चित अनुशंसाएं की हैं जो निम्नलिखित हैं। तो अनुशंसाएं क्या की हैं? पहला पॉइंट, गठबंधन या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में इन केस ऑफ हंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में गठबंधन सहयोगी के नेता को मुख्यमंत्री के लिए पहले आमंत्रित करना चाहिए। गठबंधन सहयोगी के नेता को मुख्यमंत्री के लिए पहले आमंत्रित करना चाहिए। सहयोगी के नेता को मतलब है व्हाट वाज सेड बाय सरकारीय कमीशन कि जो कोलिशन पार्टनर का हेड है पहले किसको बुलाया जाए। इसका मतलब है जब किसी का बहुमत नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, पहला क्या होना चाहिए? whosoever commanding the confidence of the coalition parties। इसका मतलब कर्नाटका में पहले कांग्रेस के नेताओं को बुलाना चाहिए था, जेडीएस को बुलाना चाहिए था, और गोवा में पहले वहां भी कांग्रेस को बुलाना चाहिए था। सरकारी कमीशन ऐसा कहा है, पहली प्राथमिकता ये है। दूसरा, विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता जिसका अन्य दलों ने समर्थन किया हो। द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ स्टेट असेंबली हु इज सपोर्टेड बाय अदर पार्टीज। विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को जिसका अन्य दलों ने समर्थन किया हो। जिसका अन्य दलों ने समर्थन किया हो। तीसरा, चुनाव बाद होने वाले गठबंधन के नेता को चुनाव बाद गठबंधन अंडरलाइन अ लीडर ऑफ पोस्ट पोल अलायंस इन असेंबली। इसका मतलब है जो पहले गठबंधन दो प्रकार का होता है, प्री पोल होता है, दूसरा पोस्ट पोल होता है। गोवा में जो गठबंधन हुआ दैट वाज पोस्ट पोल। बीजेपी ने जिन दलों के साथ चुनाव नहीं लड़ा था उनके साथ सरकार बनाई।
कर्नाटका में जो कोलिशन हुआ दैट इज पोस्ट पोल, अभी जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है दैट इज प्री पोल। और बल्कि बल्कि पुंछी कमीशन ने तो यहाँ तक कहा है कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन को एक ही पार्टी माना जाए। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। पुंछी आयोग का तर्क है, अगला पॉइंट है, पुंछी आयोग का कहना है कि सरकार बनाते समय या सरकार का निर्माण करते समय सरकार का निर्माण करते समय चुनाव पूर्व गठबंधन को एक दल की मान्यता देनी चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन को एक दल की मान्यता देनी चाहिए। Even the partners of pre-poll alliance would be recognized as a single party while appointing the chief minister। अब देखिए ये प्रावधान रखा गया है, प्रावधान तो बना दिया गया है, लेकिन आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको फॉलो नहीं किया। अब आप बार बार जाएंगे उच्चतम न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय निर्देश दे, भाई कमीशन का रिकमेंडेशन है, कमीशन का रिकमेंडेशन तो जज का रिकमेंडेशन है, उसको आप मान नहीं रहे हो और कूद रहे हो कहाँ उच्चतम न्यायालय में, उससे क्या फायदा होगा। तो अब आप देखेंगे कैसे इसका मिसयूज रोका जाए। आज की डेट में भारत में एक बड़ी समस्या बन चुका है और हमारे पास रिकमेंडेशन बाकायदा है कैसे इस चीज़ को कर्ब किया जाए। तो अब रिकमेंडेशन लेना न लेना ये तो हमारा काम है। इसलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में भारत में अब कुछ परिपाटियों का विकास होना चाहिए। कुछ परिपाटियों का विकास होना चाहिए और यह एक राजनीतिक समस्या है। यह एक राजनीतिक समस्या है जिसका समाधान न्यायालय नहीं कर सकता। यह एक राजनीतिक समस्या है जिसका समाधान न्यायालय नहीं कर सकता। Even this is a political problem which can't be addressed by the judiciary। यह एक राजनीतिक समस्या है जिसका समाधान न्यायपालिका नहीं कर सकती। तो कुछ परंपराएं बन जाए, बजाय कि हर बार हम यही कहें कि कम से कम अपॉइंटमेंट के मामले में, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो बना हुआ है, दैट इज एग्रीड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, वैसी परंपराएं यहाँ भी बन जाए तो ये अच्छी बात होती है, कुछ परंपराएं हमारे यहाँ बन जाए। अब अगला है 356। वैसे आपको ये भी याद दिला दें कि अनुच्छेद 200 के बारे में तो इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि आर्टिकल 200 के बारे में भी सरकारी कमीशन ने कहा है कि विद इन 4 मंथ, 4 महीने के भीतर गवर्नर को हाँ या ना बोल देना चाहिए जिस बिल को उसने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर रखा है। अब ऐसा नहीं है कि 4 महीने के भीतर आप बता दीजिए कि उसको आप अनुमति दे रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं। अच्छा सॉरी, राष्ट्रपति को 4 महीने के भीतर अपना निर्णय करना होगा। गवर्नर ने जो राष्ट्रपति रिजर्व किया है, अच्छा 4 महीने के भीतर डिसीजन का ये मतलब नहीं कि आप उसको पॉजिटिवली हाँ ही कहिए, ना भी कह दीजिए, वह अदर सस्पेंस वाली पोजीशन तो नहीं रहेगी। तो कमीशन ने हर जगह सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में चीज़ें कही है और कहाँ कहाँ राज्यों को ऑटोनॉमी देने की बात की है वो भी आगे आएंगे। अब अगला है आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। दैट इज अ हाईली मिसयूज्ड प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 356
अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो एक एक वर्ड को बहुत स्ट्रेस देके पढ़ना पड़ता है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए किसी चीज पढ़ते हैं बहुत ध्यान से जो भी पढ़ रहे हैं एक एक शब्द पर कि ये है तो इसका अपोजिशन क्या नहीं होगा। और मेंस के लिए तो आर्टिकल का मतलब एक सारांश आपको याद हो तो काम चल जाता है। अब जैसे आर्टिकल 356 में के जो की वर्ड है आपको बता दें, की वर्ड क्या है? पहला प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट शैल प्रोक्लेम, प्रेसिडेंट शैल प्रोक्लेम। दूसरा की वर्ड है, एक तो राष्ट्रपति है, जो संविधान के तंत्र की विफलता, द प्रेसिडेंट शैल प्रोक्लेम अबाउट द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संविधान के तंत्र की विफलता, द प्रेसिडेंट शैल प्रोक्लेम अबाउट द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जो संविधान का तंत्र विफल हो गया। अब सवाल है कि संविधान का तंत्र विफल होने का मतलब क्या है? ये संविधान में नहीं लिखा गया है, बट दैट वाज एक्सप्लेन बाय द बोमई इन बाय जुडिशरी इन अ बोमई केस कि संविधान के तंत्र की विफलता क्या है। इसलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल 356 दैट इज डिस्क्राइब इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जहां इमरजेंसी के प्रोविजन है वहां पे इसकी बात की गई है, लेकिन दैट इज नॉट द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ इमरजेंसी शब्द का कोई प्रयोग नहीं है, तो संविधान की विफलता की बात कही है। तीसरा, रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, जो तीसरा पॉइंट दिया गया, रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या अदरवाइज, ये 3 की टर्म है इसमें 356 में। और 356 का लोकप्रिय नाम क्या है? प्रेसिडेंट रूल। इसका लोकप्रिय नाम है राष्ट्रपति शासन। द प्रेसिडेंट रूल इज नो वेयर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये बात लिखी गई है कि जब 356 लगेगा तो राज्य सरकार की समूची शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। अब इसी बात को लोगों ने लोकप्रिय रूप में क्या कर दिया? प्रेसिडेंट रूल। लेकिन राज्य सरकार की समूची शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा, बट एक्सेप्ट द पावर ऑफ हाई कोर्ट। राष्ट्रपति के हाथ में कभी भी उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं होगी 356 के यूज में भी। और आप देखेंगे पिछली बार एक दो बार प्रीलिम्स में 356 में जो सवाल पूछा गया है दैट इज नॉट रिगार्डिंग द आर्टिकल, वो 356 के सवाल को कितना अप्लाइड सवाल पूछा गया पीटी में। इससे एक बार निष्कर्ष बार बार ध्यान में आता है कि जो चीज हम रटे हुए हैं उससे प्रीलिम्स में भी फायदा नहीं मिलेगा। अभी एग्जाम्पल आपको बता देंगे, तो एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है कि 356 में क्या है, 200 में क्या है, बार बार उसके अप्लाइड पार्ट पे आ रहा है वो। अब अगर हमें 3 को हम सारांश में आपको बता दें तो 356 में बात लिखी गई है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, if president satisfied that the government of a state is not carried on according to the constitutional machinery, then on the report of governor or otherwise president shall proclaim or president will appropriate or control the entire machinery of the state government। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि राज्य का शासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, तो राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद अथवा बिना रिपोर्ट के वह समूचे राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लेगा। ये भी बात आती है 356 से पहले 355 है जिसमें लिखा गया है इट इज ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। 355 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति कर्तव्य होगा कि संघ सरकार को बाहरी हमले से या आंतरिक उपद्रव से बचाए। It is the duty of president that president will protect the state from the external aggression or internal disturbances। ये भी राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो राज्य को बचाए। तो इसी वजह से 356 की बात की गई है। अब सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होने का मतलब क्या होता है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पे ही 356 लगा या किसी और आधार पे लग गया? बात तो यही फिर होती है कि आखिर में 356 कैसे लगा?
हमारा संविधान ही बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फ्लोर पे होना चाहिए। तो क्या हुआ? अब जरा संविधान सभा की डिबेट शुरू करें। पहला पॉइंट, बताइए क्या करें? किसकी बात कर रहे हैं? किसको हटा दिया गया? अरे नहीं नहीं, वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो 355 में है वो अभी भी है, अभी भी है। वो तो 352 में हटाया गया है, 352 का है। आगे लिखिए। अब 356 के बारे में किसकी क्या ओपिनियन है और कैसे इसका मिसयूज किया गया? कैसे? अच्छा, लिखने से पहले आपको याद दिला दें कैसे इसका मिसयूज किया गया। अब जैसे, अब पहला सवाल ये है 356 का मिसयूज होना कब शुरू हुआ? अब कब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होनी शुरू हुई? द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ 356 वाज इन पेप्सू स्टेट। पेप्सू वो देसी रियासत था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। वो यूज था, मिसयूज नहीं था। बट फर्स्ट मिसयूज वाज इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरला। 1957 में केरला में सरकार बनी थी कम्युनिस्ट दल की, और उस कम्युनिस्ट दल की सरकार के दौरान पहली बार 356 के मिसयूज के एग्जाम्पल सामने आया। और ये कहा गया, केरला ने क्या किया था, एक एजुकेशन, केरला एजुकेशन बिल बनाया था। केरला एजुकेशन बिल में उसके सामने, इट वाज द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट नॉट ऑफ ओनली इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं, साम्यवादियों ने इसके पहले कभी चुनाव में भागीदारी की बात की ही नहीं थी, बिकॉज देयर वाज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला। और साम्यवादी तो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, आप जानते हैं, साम्यवादी चुनाव की बात करते ही नहीं। तो साम्यवादियों का चुनाव के माध्यम से सत्ता में आना, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द एंटायर वर्ल्ड, कि कहीं भी साम्यवादी चुनाव पहली बार भारत में आए। तो केरला में सरकार बनी, तो केरला में सरकार ने, वामपंथी सरकार ने जो बिल बनाया उसका नाम था केरला एजुकेशन बिल। अब केरला शिक्षा विधेयक बनाया, उसमें कहा कि जो वहाँ प्राइवेट स्कूल चलते थे उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया। और ये कहा गया है जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी बाकायदा सैलरी वगैरह दी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर वहाँ के मैनेजमेंट ने, स्कूल के मैनेजमेंट ने बड़ा हंगामा कर दिया, शिक्षकों ने अलग प्रॉब्लम कर दी, और ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी राज्य की मशीनरी, संविधान की मशीनरी पड़ रही है, और 356 लगा दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे ये बड़ा विवाद का मामला है, और कहा जाता है कि नेहरू के काल में यही शायद एक पहला एग्जाम्पल था जहां 356 का मिसयूज हुआ। लेकिन बाद में आप देखेंगे जैसे 1967 से इतना ज़्यादा मिसयूज किया जाने लगा कि 1967 से क्या हुआ कि राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 1967 के बाद देयर इज रैम्पेंट मिसयूज ऑफ 356, और इंदिरा गांधी के बाद तो इसका खूब मिसयूज हुआ। और कारण क्या था कि राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज। एक तो राज्यों में रीजनल पार्टी की सरकार बनी, इसका मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, पहला फैक्टर आ गया। दूसरा, 1967 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई राज्यों में, संघ में नहीं। द कोएलिशन गवर्नमेंट इज नॉट न्यू, सिंस 1967 इट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट, और 89 के बाद संघ में आ गया ये। तो दूसरा क्या हुआ, गठबंधन सरकारों का निर्माण होना शुरू हुआ, और जब आप जानते हैं गठबंधन सरकार में तो निश्चित तौर पर राज्यपाल की शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे दल बदल होना, मुख्यमंत्रियों का इधर उधर भागना। और तब क्या हुआ कि संघ ने क्या किया, राज्यपाल का प्रयोग करते हुए विपक्षी दलों को अस्थिर किया और अपने राज्य की सरकार को बनाने का प्रयास किया। राज्यपाल ने तो इतने मिसयूज किए हैं, जैसे कि राज्यपाल ने कैसे मिसयूज किया पावर को। अब मान लीजिए कि उसको पता है कि इस राज्य में जो हमारा सत्ताधारी दल है वो बहुमत खो चुका है, तो क्या करेंगे, फिर उन्होंने क्या किया कि विपक्ष, वो विधानसभा का सत्र बुलाया ही नहीं। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएगा तभी तो आप विश्वास सिद्ध करेंगे। तो राज्यपाल ने क्या किया, विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाया, ऐसे बचा लिया सरकार को। जहां विपक्षी दल की सरकार थी उसे विधानसभा में बुलाए बिना बर्खास्त कर दिया। इसका मतलब है किसी का जो होता है, किसी का कॉन्फिडेंस, जो विश्वास है, वो कहां सिद्ध होगा, दैट शुड बी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना चाहिए या राज्यपाल के विवेक पे होना चाहिए। किसी भी विधानसभा में विधायिका के या सरकार के जो विश्वास मत का प्रश्न परीक्षण कहाँ होना चाहिए? सदन के पटल पे। और हुआ कहाँ पे? राज्यपाल के पटल पे। तो खूब मिसयूज हुआ। और सवाल यह है, कहीं पे डकैती हुई तो 356 लगा दिया गया, कहीं पिछले 356 लगा दिया गया कि मुख्यमंत्री ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, कहीं पिछले 356 लगा दिया, लोक व्यवस्था फेल हो गई। इसका मतलब है कुल मिला के इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मिसयूज हुआ। इसीलिए डीएमके सरकार ने, राजमन्नार कमीशन ने कहा कि नो, वी डोंट नीड 356, 356 हटाओ। लेकिन अब देखते हैं 356 हटा दिया जाए नहीं हटा दिया जाए, हटाया जाए ना हटाया जाए। अच्छा, एक बात बहुत साफ तौर पे देखेंगे, जो राष्ट्रपति का शासन है वो संघ में नहीं चलता। राष्ट्रपति का शासन कहाँ चलता है? राज्यों में। एंड वाई 356 इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल अकॉर्डिंग टू फेडरल प्रिंसिपल। अगर 356 आपने लगा दिया, इसका मतलब पहला क्या है? 356 लगाने का मतलब है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को जनता हटाएगी या राष्ट्रपति हटाएगा? वाई 356 इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल अकॉर्डिंग टू फेडरल प्रिंसिपल। 356 लगाकर आपने निर्वाचित सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, अनडेमोक्रेटिकली अपने सत्ता से बाहर किया। तो बहुत ही ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और 356 से ऑब्जेक्शन क्यों है? क्योंकि 356 लगाकर यूनियन कंट्रोल द स्टेट। यूनियन ने किस पे नियंत्रण कर लिया? स्टेट पर नियंत्रण कर लिया। और 356 से क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया और हमने गवर्नर को, गवर्नर के माध्यम से राज्य की सत्ता हथिया ली। जो हम चुनाव में नहीं जीत पाए उसको हमने इनडायरेक्टली जीत लिया। जो चुनाव से हार गए राजभवन में जीत गए। ये कौन सा खेल है दोस्तों? ये कौन सा खेल है? एंड दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सीरियस ऑब्जेक्शनेबल। अब जरा आप देखेंगे, और 356 से हमने क्या किया? 356 से हमने क्या किया? संघात्मक शासन को हमने एकात्मक शासन में बदल के रख दिया। 356 से क्या किया? हमने राज्यों की स्वायत्ता को बर्खास्त कर दिया। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इज टोटली सस्पेंडेड। इसका मतलब है, अब जरा देखिए, ये 356 है संघवाद के सिद्धांत पे हमला है। अब देखिए, एक ही बात को कहने कितने तरीके हो सकते हैं। यानी वाई 356 इज वेरी मच ऑब्जेक्शनेबल, क्योंकि 356 आप यूज करते हो निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करोगे, पहला। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 यूज करेंगे, संघ सरकार का नियंत्रण राज्यों पर हो जाएगा। तो यही करना था, संघ का ढांचा खत्म कर दीजिए। अच्छा बताइए, देश संविधान से चलेगा, राष्ट्रपति की इच्छा चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को कंट्रोल कर लेगी। इसका मतलब ये तो आप फेडरल ढांचे के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड, और आपने मनमानी तरीके से यू हैव डिस्ट्रॉयड द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन वेरी हेमिस्कल वे। यूनिटरी गवर्नमेंट, आपने संघात्मक शासन को बदल कहाँ रख दिया? एकात्मक शासन में कर दिया। और फिर आपने कहा ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को आपने हर, तो अब बताइए, जब आपने 356 लगा दिया तो राज्य को जो 7वीं सूची में विषय दिए गए हैं किस काम के हैं? वो बेकार हो गए सर। इसलिए याद रखिए दोस्तों, 356 मिसयूज ऑफ 356 इज वेरी मच ऑब्जेक्शनेबल, इट कांट बी जस्टिफाइड। लेकिन सवाल है, हटा दिया जाए या रखा जाए? क्या? तो इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, लिखिए। अगर डॉक्टर अंबेडकर पर कोई बात करें वो आज भी प्रासंगिक है। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए? नहीं नोट किए तो कर लीजिए, ये भी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा क्या कि इंपॉर्टेंट है ये? नहीं, ये हर चीज किताब में नहीं है।
किताब में प्लेन वे में है, किताब में प्लेन वे में होता है इसका कॉन्सिक्वेंस। कुछ चीजें हर चीज किताब में हो जाए फिर तो पढ़ाने की जरूरत ही बंद हो जाएगी। यानी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे, एक ही चीज को 10 तरीके से लिखने तरीका किताब से नहीं सीख पाएंगे। एक ही चीज को हम 10 तरीके से बता सकते हैं, यही तो क्लास की उपयोगिता होती है। अदरवाइज तो हर व्यक्ति किताब ही पढ़ लेता। अगला, डॉक्टर अम्बेडकर ने, यानी इसके बाद को हिंदी में बात बोल दें तो 356 का क्यों ऑब्जेक्शनेबल है? क्योंकि संघ सरकार का राज्य सरकार पर नियंत्रण हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री को हम बर्खास्त कर देते हैं, निर्वाचित ही थे। दूसरा, संघात्मक शासन कहाँ बदल गया? एकात्मक शासन में। और राज्यों की स्वायत्ता का हमने विनाश कर दिया, जो 7वीं अनुसूची के खिलाफ है, संघवाद के खिलाफ है। यही तो ने आपको बताया यहाँ पे। अगला, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, while speaking in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar said that डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि अनुच्छेद 356 एक आपवादिक प्रावधान है। इट इज एन एक्सेप्शनल प्रोविजन आर्टिकल 356 इज एन एक्सेप्शनल प्रोविजन, एक अपवादी प्रावधान है जिसका अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रयोग होना चाहिए। जिसका अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ही सामान्य विशेषता नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने माना कि इसकी उपयोगिता तो ही है। आप याद रखिए, दवाई दो होती है कि जब किसी आप डॉक्टर के पास जाइए, कहीं बाहर आप जा रहे हैं और के सर से मुझे ये सी प्रॉब्लम है, तो कहेंगे ये दवाई रखिए, इसको यूज करिए। लेकिन दूसरी रखिए जिसको एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तब उसको यूज करिए आप। तो आप याद रखिए, ये 356 क्या है? होम्योपैथिक की सफेद सफेद वाली दवाई है। बन तो ऐसे गई। अच्छा, होम्योपैथिक की दवाई चूसने में बड़ा मजा आता है, वो रख के चूसते रहिए दोस्तों। यानी आप याद रखिए, वाई 356 इज हैविंग यूज रहिए दोस्तों। यानी आप याद रखिए, वाई 356 इज हैविंग यूज। संविधान में जो भी चीजें लिखी है, थंब रूल आप याद रखिए, संविधान के किसी भाग को बदलने के बजाय उसका मिसयूज रोकना ज्यादा जरूरी है। और अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इसकी उपयोगिता आई कि नहीं आई? 356 की उपयोगिता आई। और जरा सोच के देखिए, गोवा में क्या कंडीशन चल रहा है, कर्नाटका में क्या है। यानी कभी भी ये संभव है, किसी राज्य में बहुमत की सरकार अल्पमत में बदल जाए, तो वहां फिर शासन चलाने का क्या तरीका बचेगा? 356। इसलिए 356 को संविधान से हटाने की बात कहना ठीक नहीं है। और सरकारी कमीशन ने भी नहीं कही। तो सरकारी कमीशन ने भी कहा कि मिसयूज रुकना चाहिए। अच्छा, सरकारी कमीशन पूछा गया 356 में क्या होना चाहिए? सरकारी कमीशन ने भी कहा मिसयूज रुकना चाहिए, अगली सरकार बनाने का विकल्प देना चाहिए। सर, तो सरकारी कमीशन ने क्या कहा? अगला पॉइंट, सरकारी आयोग का मानना है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। आर्टिकल 356 must be utilized as an instrument of last resort
अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग होना चाहिए। और वैकल्पिक सरकार बनाने के प्रयास होने चाहिए। Each and every effort of an alternative government should be investigated before imposition of 356। वैकल्पिक सरकार बनाने के प्रत्येक प्रयास होने चाहिए। तो सरकारी कमीशन ने कहा कि 356 ठीक है, लेकिन 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले विकल्प के रूप में हो गया, अपोजिशन को सस्पेंड करने के लिए हो गया, ऐसा उस 356 का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आखिर में फिर इसका मतलब प्रयोग कब हो, संविधान के तंत्र की विफलता हो जाए। तो प्रयोग का आधार तो संविधान के तंत्र की विफलता होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगला हेडिंग, संवैधानिक तंत्र की विफलता। द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संविधान के तंत्र की विफलता। अब आपको याद दिला दें, जो मामला था, जो बोमई केस का मामला था, एसआर बोमई वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और चंद्रशेखर जिस समय प्रधानमंत्री थे 4 महीने के लिए, 4 महीने में 4 बार 356 यूज कर दिया। इंदिरा गांधी ने 36 बार 356 यूज किया है। यूज नहीं, मिस यूज। और ये आप सोच लीजिए, इंदिरा गांधी और जनता पार्टी सरकार ने थोक के भाव 356 यूज किया। थोक के भाव कैसे? और that was very interesting and even unfortunate too। 1977 में जनता पार्टी सरकार पहली बार सत्ता में आई, और वो जनता पार्टी सरकार जो कांग्रेस की बड़ा विरोध करती थी, 356 का मिसयूज कांग्रेस करती है, जनता पार्टी सरकार ने पहली बार एक नया ट्रेंड पैदा किया। एक साथ 9 राज्यों में 356 लगा था। जब अब जरा सोच के देखिए, अगर एक साथ 9 राज्यों में 356 लगा, मुख्यमंत्री का बने रहना विधानसभा के बहुमत पर निर्भर होता है या प्रधानमंत्री की इच्छा पर? हुआ क्या? अब देखिए, अगर मुख्यमंत्री का बने रहना प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा, ये संघवाद होगा या एकात्मक शासन होगा? वो ध्यान देने की बात है। जब जनता पार्टी सरकार से पूछा गया कि सर आप भी वैसे, आप ही क्या कम कर रहे हो, तो जनता पार्टी सरकार ने कहा कि देखो, हमने 356 इससे लगाया है, पहला कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन सभी राज्यों में हार गई है। अब ये बताइए, लोकसभा चुनाव में दिल्ली गवर्नमेंट को एक भी सीट नहीं मिली थी, विधानसभा में उसको बहुमत आ गया, तो क्या इसको रहने का अधिकार यह नहीं है? जनता पार्टी सरकार का ये तर्क था या कुतर्क था? Why we are even combining the state election with the लोकसभा इलेक्शन? भाई संघीय व्यवस्था है, राज्य में किसी और की सरकार हो सकती है और संसद में किसी और की सरकार हो सकती है। ये कौन सा तर्क है कि कोई लोकसभा का चुनाव हार जाए तो आप उसके मुख्यमंत्री को भंग कर देंगे? ये अपने आप में तर्क से संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ था। और जब दूसरी बात उनसे पूछी गई कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जनता पार्टी सरकार ने कहा देखिए, इमरजेंसी समय चूंकि संसद की अवधि को भी 1-1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया, और राज्य विधानसभाओं की अवधि को भी बढ़ाया गया था 1-1 साल के लिए। तो जनता पार्टी सरकार का दूसरा तर्क ज्यादा लॉजिकल था। तो उनका कि चूंकि इनके कार्यकाल तो 5 साल पहले पूरे हो ही चुके हैं, ये एक्सटेंशन में चल रहे थे, वो जो इमरजेंसी के समय हुआ था, इसलिए यहाँ 356 लगा कि मुख्यमंत्री को तुरंत बाहर किया जाए, नया चुनाव करवाया जाए। और याद रखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी सिद्धांत में विश्वास करती थे, एन आई फॉर आई, आंख के बदले आंख। और आप जानते हैं यह बात, इंदिरा गांधी 1980 में आई, उनका कौन कौन से जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जरा लिस्ट मुझे दो तो। और पता चला कि 9 राज्य उनके सामने आ गए। इंदिरा गांधी का 356 लगाओ, 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सत्ता से बाहर कर दिया गया।
दोस्तों, संघवाद का गला घोटने जैसा है ये संघवाद गला घोटने जैसा है। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आप इस तरीके से 356 का प्रयोग करेंगे। अब बताइए, क्या ये संविधान के तंत्र की विफलता थी? अब एग्जाम्पल हम बोमई केस पे आए। इसका मतलब है हर पार्टी ने मिसयूज किया है। अगर हम बोमई केस की बात करें तो कर्नाटका में उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हो गए थे, कर्नाटका में बोमई की सरकार थी, और राज्यपाल ने कहा कि देखिए बोमई साहब, आपका बहुमत विधानसभा में नहीं रहा। बोमई ने कहा कि गवर्नर महोदय, आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा मुझे सपने आते रहते हैं ऐसे, आई एम अ हैबिचुअल ड्रीमर, सो आई केम टू नो दैट यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस इन द हाउस। बोमई ने कहा, देखिए महोदय, पहला तो आपका विचार ठीक नहीं है, दूसरा अगर आपको लगता है कि हमारा बहुमत नहीं है तो एक बार हमें विधानसभा में आने का मौका दीजिए, मैं विधानसभा में सिद्ध कर दूंगा कि इसकी मेजोरिटी है नहीं है। गवर्नर ने कहा, तुम होते कौन विधानसभा में आने वाले? मैं तुमको आने दूंगा तब तो आओगे। मुख्यमंत्री ने कहा, अरे गवर्नर महोदय, ये कैसी बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस वुड बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अच्छा, सदन के पटल का मतलब होता है ये क्या है? क्लास का पटल है। वैसे क्या होता है? सदन का पटल। तो उन्होंने कहा, सदन के पटल पे पहले मेजोरिटी टेस्ट तो होनी चाहिए, किसकी मेजोरिटी है किसकी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन गवर्नर महोदय ने उनको कोई मौका नहीं दिया और 356 लगा दिया, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया और राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे संविधान में 356 में ये लिखा गया है कि जब कोई राष्ट्रपति कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा किसी राज्य में, तो विधानसभा तब भंग की जाएगी। 356 वहां यूज तब होगा जब 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे। आपको याद है 360 वाली प्रोविजन? 360 वाला प्रोविजन आपको याद आ रहा है? देयर इज सिमिलर प्रोविजन फॉर 356। तो अब मान लीजिए कि संविधान में ये लिखा गया था कि अगर आप कहीं 356 लगा रहे हैं तो विधानसभा तब भंग करेंगे जब पहले दोनों सदनों का अप्रूवल मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा बन गई, दोनों सदनों का अप्रूवल लिया ही नहीं गया। 356 में सीधे मंत्रिपरिषद को भंग किया गया, मुख्यमंत्री को बाहर किया गया, विधानसभा सीधे डिसॉल्व। ये तो अपने आप में 356 के प्रावधान का ही मिसयूज था। इसी बात को एसआर बोमई लेके उच्चतम न्यायालय पहुंचे, और आप याद रहे वही उच्चतम न्यायालय था, ऐसा नहीं था। आप कहेंगे इसका अच्छा, इसका मतलब बोमई केस से पहले 356 का मामला उच्चतम न्यायालय में गया ही नहीं? गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसको सुनने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, अभी कारण बता दें। 1960 के डिकेट्स में पहली बार जब ये मिस यूज हुआ एक बार 356 का राजस्थान में, तो गुलाम सरवर एक व्यक्ति थे, उच्चतम न्यायालय गए, उन्होंने कहा कि निर्वाचित विधानसभा को भंग करना यह असंवैधानिक है, संघवाद के खिलाफ है, लिहाजा उच्चतम न्यायालय इसको सुने। उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा, सर आप मना कर रहे हैं, संविधान की हत्या हो रही है। उच्चतम ने कहा, भाई सुन तो लो पहले, मामला क्या है। तो गुलाम सरवर ने कहा, बताइए आपका आर्गुमेंट क्या है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हमारे संविधान में बात लिखी गई है, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि 356 राष्ट्रपति यूज करता है, और राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। और एक बात अभी आर्टिकल 74 में हमने नहीं बताया था जानबूझ के, क्योंकि वहां उसकी उपयोगिता नहीं थी। आर्टिकल 74 में दूसरा जो क्लॉज है, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी इसकी जांच कभी न्यायपालिका नहीं करेगा। और दूसरी बात आपको याद दिला दे, दूसरी बात भी याद दिला दे, आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट को बहुत पावर है। इन्हीं पहला आर्टिकल 74 क्लॉज 2, जहां ये लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को क्या दी गई है, इसमें न्यायालय कभी नहीं पूछेगा सलाह क्या दिया, ये सीक्रेट है। यानी जुडिशरी कैन नेवर आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। पहली बात ये तर्क देने वाले ने। दूसरा, ध्यान से आप देखेंगे, राष्ट्रपति को कई विशेषाधिकार है, और राष्ट्रपति को भी है, गवर्नर को भी है। राष्ट्रपति गवर्नर क्या विशेषाधिकार है, इसका पहला एग्जाम्पल आपको बता दें। मान लीजिए रामनाथ कोविंद मुगल गार्डन में घूम रहे हैं, और एक किसी कर्मचारी से पूछा है चाय लो,
भूल गया वो, चाहे लाया नहीं। उसके बाद वो कर्मचारी आया तो रामनाथ कोविंद ने सिक्योरिटी गार्ड्स का बंदूक दो, गोली मार दिया। ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा कर दिया तो दिमाग सटक गया और गोली मार दिया, तो रामनाथ कोविंद को उस मामले में एफआईआर हो सकता है या नहीं? न्यायालय में मामला जा सकता है या नहीं? क्या? तो आपको याद दिला दे, हमारा संविधान कह रहा है अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई न्यायालय में पहले से कोई क्रिमिनल मामला चल रहा हो तो राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने आप डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, रिटायर होंगे तो फिर अपने आप चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अयोध्या मामले में आडवाणी एक पक्ष है, तो आडवाणी को कोर्ट से बचाने का रास्ता था कि उन्हें रायसिया हिल्स में भेज देते। होना चाहिए था ऐसा, नहीं हुआ दोस्तों। इसका मतलब है जो राष्ट्रपति, ये बताइए अगर किसी एक्स व्यक्ति के ऊपर हत्या मर्डर कोई मामला चल रहा हो तो सांसद बनने के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्या? नहीं। किसी और पद पे जाने के बाद डिसकंटिन्यू नहीं होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति और गवर्नर, दीज आर टू एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 361। राष्ट्रपति और गवर्नर ऐसे हैं जिनको ये प्रिविलेज दिया गया है। यानी कोई आपराधिक मामला, क्रिमिनल आपराधिक मामला राष्ट्रपति के विरुद्ध न तो चालू रहेगा न शुरू किया जा सकता है। अगर कोविंद ने गोली मार भी दी तो न्यायपालिका इसकी जांच नहीं करती, न्यायपालिका वेट करेगी रिटायर हो, नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा, अच्छा मान लीजिए कोविंद के भाइयों ने उनको क्लेम कर दिया कि आपने मेरी संपत्ति ले ली है, और कल कोविंद के कोई भाई न्यायपालिका में पहुंच गया, उच्चतम न्यायालय में, उसने कहा सर मेरा तो कानपुर का मकान कोविंद साहब ने हथिया लिया, बताइए क्या करें इसके लिए। कोविंद साहब ने ऐसा किया नहीं है, उन्होंने अपना मकान समाज को दे दिया है। हम कल्पना कर रहे हैं वो अच्छे आदमी है, लेकिन फिर भी हमें एक सिचुएशन पैदा करना है तो हमें कल्पना करें। मान लिया ऐसा कोई उनका भाई कहता है, तो कोर्ट मुकदमे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? क्या? हाँ, तो सिविल वाले मामले को, ये मामला कैसा है? सिविल, सिविल का मतलब है विवाह संपत्ति का झगड़ा, क्योंकि देखिए विवाह का झगड़ा कभी भी हो सकता है, उसका राष्ट्रपति बनने से कोई मतलब नहीं, कभी भी हो सकता है दोस्तों। और दूसरा, संपत्ति का विवाद कब हो जाए वो कोई गारंटी नहीं। तो ये मामले हैं सिविल, या जिसे हिंदी में कहते दीवानी, वो वाला दीवानी नहीं, दीवानी का मतलब सिविल। या अच्छा, क्रिमिनल मामले को उर्दू में कहते हैं फौजदारी, फौजदारी भी कहते हैं। तो सिविल मामला राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा सकता है उनके कार्यकाल के दौरान भी, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा मामला ला रहा है उसे राष्ट्रपति भवन को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि हम क्यों मामला ला रहे हैं, क्या हमारा कारण है। 2 महीने पहले की नोटिस देनी पड़ेगी राष्ट्रपति भवन में, जिससे राष्ट्रपति उसको पहले से उठवा ले। ये बात मजाक है, 2 महीने वाली बात सही है। अच्छा तीसरा है, इसका मतलब है, अच्छा आप याद रखिए, राष्ट्रपति के 2 काम होते हैं, पर्सनल कैपेसिटी में, दूसरा ऑफिशियल कैपेसिटी में। अभी जो हमने राष्ट्रपति काम बताया दैट इज इन पर्सनल कैपेसिटी। भाई घूम रहे हैं, गुस्सा लग गया, गोली मार दिया, ये कोई राष्ट्रपति काम तो नहीं है, इट इज पर्सनल कैपेसिटी। जमीन का बात पर्सनल कैपेसिटी। दूसरा है राष्ट्रपति की ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया कोई काम। अब ऑफिशियल क्या है? किसी की डेथ पेनल्टी पर हस्ताक्षर कर दिया, ऑफिशियल कैपेसिटी है। और ऑफिशियल ऑर्डिनेंस पे साइन कर दिया, ऑफिशियल कैपेसिटी है। राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी आधिकारिक कार्य के लिए, इसलिए 356 पे सिग्नेचर करना ऑफिशियल है, पर्सनल? ऑफिशियल है। और ये बात कहा गया है कि राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के 2 काम हो गए, पर्सनल दूसरा ऑफिशियल। अच्छा आपका कोई ऑफिशियल काम भी है क्या आप लोगों का? अब वही तो आप बनाना चाहते हैं। हम अभी हमारे आपके काम क्या है? सारे पर्सनल है, क्योंकि हम किसी ऑफिस में ही नहीं है। तो हमारे ऑफिशियल काम क्या होंगे? राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति की ऑफिशियल कामों के लिए, आधिकारिक कामों के लिए उसे कभी न्यायपालिका के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
अब बताइए, तब 356 के मामले को न्यायपालिका कैसे जांच कर सकती है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसी आधार पर राजस्थान के उस मामले को न्यायपालिका ने सुनने से इनकार कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विच इज वेरी मच वैलिड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यायपालिका ने दो आर्टिकल का रेफरेंस दिया, 361 और 74। लेकिन दोस्तों याद रखिए, लेकिन समय बदला, क्योंकि 60 में कंडीशन अलग थी। नेहरू प्रधानमंत्री थे, हर जगह राज्यों मुख्यमंत्री कांग्रेसी थे। और ये सच बात है, 67 के पहले तक जितने प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो सब राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग थे, वो बड़े नैतिकतावादी ईमानदार लोग थे। तो न्यायपालिका बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से काम करती थी। लेकिन 89 के बाद, 90 के बाद दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हुआ? राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, अवसरवादी राजनीति, यानी पॉलिटिक्स बहुत डिक्लाइन हुआ और प्रधानमंत्री कमजोर हुआ। और जैसे प्रधानमंत्री कमजोर हुआ, अब न्यायपालिका ने टॉप गियर लगा लिया। इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा कसमकस होता रहता है। पहला फेज ऐसा था जब स्ट्रॉन्ग कार्यपालिका थी, तो न्यायपालिका ने काम मॉडरेट तरीके से किया। इंदिरा गांधी ने कार्यपालिका को बढ़ाकर न्यायपालिका को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया, और 90 में न्यायपालिका ने कार्यपालिका का दबोच लिया, पेटुआ दबा दिया। इसे 94 इज इंपॉर्टेंट, ये इज इंपॉर्टेंट। 94 क्यों? संघ में गठबंधन की सरकार, ये अल्पमत की सरकार कर लीजिए। 94 क्यों? बिकॉज ऑफ द वीकनिंग द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और 94 क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में धन बल का, बाहुबल का खूब प्रयोग हुआ। और रजनी कोठारी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, लिख लीजिए। रजनी कोठारी इज ग्रेट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, probably only political scientist which is acclaimed throughout the world. हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे ओरिजिनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। रजनी कोठारी एक है, बस रजनी कोठारी इज वॉज अ मेल नॉट फीमेल। नाम लगता है ऐसा कि फीमेल है, बट ही वॉज अ मेल। तो लिख लीजिए। आप कहेंगे 356 भूल गए क्या? नहीं, 356 संविधान के तंत्र की विफलता पे ही आना है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट लेके आना है। मैं भूला नहीं हूं, मैं संविधान के तंत्र की विफलता की बात करना चाहता हूं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे, लिख लीजिए। और ये स्टेटमेंट ऐसा है जिसका बहुत जगह आप यूज कर सकते हैं। और यही देखिए, यही देखो, एक शार्प बुद्धिमान व्यक्ति विशेषता होनी चाहिए कि हमने आपको इतने स्कॉलर बता देंगे, जहां मर्जी हो वहां यूज कर लीजिए। एप्लीकेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो लिख लीजिए, रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखते हुए कहा, रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखते हुए कहा, while explaining about the Indian political system, रजनी कोठारी said that कि भारत में राजनीति की शुरुआत आदर्शवादी नैतिकवादी रूप में हुई। आदर्शवादी नैतिकवादी अंडरलाइन, द फर्स्ट फेज ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया was idealistic, moral. भारत में राजनीति का पहला चरण आदर्शवादी नैतिकवादी था, जबकि वर्ष 1967 के बाद आफ्टर द ईयर 1967 यह प्रतिस्पर्धात्मक हो गया। इट बिकेम कॉम्पिटिटिव आफ्टर 1967। कॉम्पिटिटिव अंडरलाइन, प्रतिस्पर्धात्मक हो गया अंडरलाइन।
1967 के बाद ये प्रतिस्पर्धात्मक हो गया, परंतु 1990 के बाद 1990 के बाद यह अवसरवादी हो गया। In 1990s it became highly opportunistic। ये अवसरवादी हो गया। अच्छा दोस्तों, सच पूछिए, ये इंडियन सोसाइटी में ही बड़ा होने वाला चेंज है। पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज आया है, हर जगह ऐसा हुआ। पहला फेज कैसा था? नैतिकतावादी, आदर्शवादी। अच्छा, दूसरा फेज कैसा आया? कॉम्पिटिटिव। अच्छा, डेमोक्रेसी में प्रतिस्पर्धात्मक होना बुरी बात नहीं है भाई, हर व्यक्ति नैतिक होगा, आदर्शवादी होगा, ये तो बड़ी आदर्श कल्पना है। ईच एंड एवरी कांट बिकम लाइक नेहरू, गांधी एंड अम्बेडकर। उसमें क्या होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, लेकिन अवसरवाद हो जाए। और अभी अभी जो गठबंधन चल रहे हो क्या है अभी? और भाई पॉलिटिक्स में अवसरवाद होगा तो निश्चित तौर पर किसी की भलाई उसमें नहीं होगी। अब ऐसा फेज आया। अब जब ऐसी प्रवृत्ति आएगी तो न्यायपालिका को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगला पॉइंट। इसी संदर्भ में क्या करें? अवसरवाद का मतलब देखिए, एक होता है व्यक्ति कोई सिद्धांत होता है, व्यक्ति को जीवन में अपने आप में एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें इसी सिद्धांत पे चलना है। अवसरवाद का मतलब जहां फायदा दिखे वहीं कूद जाए, यानी जीवन में कोई ईमान हो न कोई धर्म हो, तो उसका मतलब क्या है? अवसरवाद। इसी को हम अवसरवाद कहते हैं। मतलब कोई प्रिंसिपल लाइफ ना हो, जहां अवसर मिले वहीं कूद जाए। अभी अब देखिए हमारे पॉलिटिशियन क्या है, कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है। अब ये अवसरवाद है। क्या लिखा आपने? इसी संदर्भ में अच्छा, यही ब्लेम करना कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ऐसी है, ये ठीक नहीं होगा। हर पार्टी ने ऐसे काम किया, आने के बाद एजेंडा चेंज हो गया। पहले हुआ था हमें लोकपाल चाहिए, अब पूर्ण राज्य चाहिए। पहले के लिए था पूर्ण राज्य चाहिए यार, अब कैसे हो गए दोस्तों लोकपाल? कई कई बार दोस्तों में विवेकशील व्यक्ति, जो विवेकशील व्यक्ति का मतलब जो बोले उस पर कायम रहे, यही तो विवेकशील व्यक्ति का मतलब होता है। और हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। अभी प्रॉब्लम आ गई। क्या लिखा आपने? इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की शक्तियां बढ़ने लगी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्रीजेस रैपिडली। इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की शक्तियां बढ़ने लगी और अनुच्छेद 356 भी एन आर्टिकल अंडर 356, अनुच्छेद 356 भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ गया। एन आर्टिकल 356 also became subject of judicial review। अनुच्छेद 356 भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ गया। यशवंत बोम्मई कैसा है? ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि तो बोम्मई केस में कहा क्या गया?